नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीसरी बार सरकार बनाकर इतिहास रच डाला है। अब विधायक दल की बैठक के बाद हरियाणा की नई सरकार की कैबिनेट का गठन होगा। हरियाणा में सीएम सहित 14 मंत्री बन सकते हैं। वहीं पार्टी ने सैनी समाज के नायब सिंह सैनी को पहले ही सीएम घोषित कर रखा है। ऐसे में जब नई सरकार बनेगी तो कैबिनेट में किस किस को जगह मिल सकती है, इसकी चर्चा भी शुरू हो गई है। पहले 12 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, जो टाल दिया गया। इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे पर होना बताया जा रहा है। चर्चा है कि भाजपा की प्रदेश में रिकॉर्ड जीत के चलते प्रधानमंत्री मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हो सकते हैं। ऐसे में अब शपथ ग्रहण 15 अक्टूबर तक कभी भी हो सकता है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह से पहले भाजपा के नेता और विधायक दिल्ली से चंडीगढ़ तक अपने अपने स्तर पर शीर्ष नेताओं से बैठक करने पहुंच रहे हैं। शपथ ग्रहण से पहले प्रदेश में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के नाम की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। मुख्यमंत्री पद पर तो नायब सिंह सैनी का नाम ही तय माना जा रहा है। माना यह भी जा रहा है कि भाजपा राजस्थान और यूपी की तर्ज पर हरियाणा में भी इस बार 2 उप मुख्यमंत्री बना सकती है। यही वजह है कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए हरियाणा से दिल्ली तक लॉबिंग की जा रही है। पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा और इसराना से चुनाव जीते राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार दिल्ली में डटे हुए हैं। माना जा रहा है कि ढांडा डिप्टी सीएम पद के लिए संपर्क साध रहे हैं। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि भाजपा अनिल विज को कोई जिम्मेदारी सौंपती है या नहीं, जिन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले उप मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जताई थी। मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी को लाने पर उन्हें राज्य मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। बहरहाल अब हरियाणा विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ सभी की निगाहें अगली सरकार के गठन पर टिकी है। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे कि आखिर कैबिनेट में वो कौन कौन से विधायक हो सकते हैं जो मंत्री बन सकते हैं, और उप मुख्यमंत्री में किसका नाम आएगा, कौन उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारीफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता मनोज गोयल जी, कांग्रेस प्रवक्ता सोनू राणा जी और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर गुरुदेव दत्त छिब्बर जी। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले मनोज गोयल जी, ये तो तय है कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, लेकिन बाकी कौन मंत्री बनेगा, कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा, इसको लेकर यहां पर कश्मकश चल रही है। आपके कई विधायक हैं, वो दिल्ली जा रहे हैं तो अपने खास नेताओं से मिल रहे हैं। कैसा होगा इस बार मंत्रिमंडल, कैसा होगा हरियाणा का कैबिनेट, क्योंकि तीसरी बार आप लोग जीते वही पूर्ण बहुमत के साथ। पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज एक कार्यक्रम के तहत मुझे आमंत्रित किया। उनका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। और रही बात दूसरी की, ये जो जो आप सीएम का हमारा फैसला पहले ही अमित शाह जी कर चुके हैं, नेक्स्ट सैनी जी बनेंगे। और जो डिप्टी सीएम है उसके लिए देखिए, अगर एक का नाम आता है तो मैं समझता हूँ कि जो सेंटर हमें देगा हमें मंजूर है। तो इस कमल के निशान पर जो फैसले लिए जाते हैं वो बहुत सोच समझ कर लिए जाते हैं। और इसका निर्णय आप देख ही चुके हैं कि आज हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा सबसे अधिक सीटें जीतकर भाजपा ने अपना परचम लहराया है। इसके लिए मैं अपने हरियाणा वासियों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर विधायक चुनकर आए हैं, जो जातिगत समीकरण है, क्या उसी के हिसाब से यहाँ पर मंत्री भी बनेंगे? आंकड़ों के हिसाब से कि अगर अगर देखें यहाँ पर दलित समाज के 9 विधायक जीत कर आए हैं, 7 ब्राह्मण समाज से, 6 यादव समाज से भी है, तो क्या इसी के आधार पर कैबिनेट का गठन होगा, या फिर कुछ उसमें कुछ अलग दिखाई देगा, या फिर जातिगत समीकरण को यहाँ पर साधने की कोशिश की जाएगी आंकड़ों के हिसाब से जो विधायक जीत कर आए हैं? देखिए, हरियाणा सरकार के अंदर इस बार 36 बिरादरी का समर्थन मिलता हुआ हर बिरादरी का विधायक चुनकर आया है। और उसी की तह पर मैं समझता हूँ, जितनी जानकारी मुझे है, कि हर जाति के आधार पर हर किसी को मंत्रिमंडल के अंदर जगह मिलेगी। और वो कहते हैं कि नहीं, सबका लेकिन साथ सबका 36 विकास। बिरादरी इतने इतने तो मंत्री बन भी नहीं सकते हैं, क्योंकि क्योंकि 90 सीटें ऐसे उसके हिसाब से कानून के हिसाब से बन भी नहीं सकते, संविधान के हिसाब से, तो कैसे? 14 मंत्री बन सकते हैं, लेकिन ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके की एडजस्टमेंट हो जाती है, क्योंकि जिस हिसाब से हरियाणा की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, तो और 50 सबसे सर्वाधिक सीटें
2024 में दी हैं, तो उसके लिए हमारे लिए भी कठिन हो गया है कि किन मंत्रियों को जगह दी जाए और किन ऐसे एमएलए विधायकों को एक तरफ सिर्फ जन सेवा का ही कार्य दिया जाए। ठीक है, वाकई एक बड़ी चुनौती तो है। डॉक्टर गुरुदेव जी, आप कैसे देख पा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर इस बार कैबिनेट का गठन होने वाला है? क्योंकि जिस तरह से मनोज गोयल जी भी कह रहे हैं कि 36 बिरादरी का समर्थन प्राप्त हुआ है, क्योंकि सबको यहाँ पर मंत्री बनाना पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्या जो बाकी बचेंगे उनको मंडलों में जगह दी जाएगी? कैसे सभी जातियों को साधा जाएगा और किस तरह का इस बार कैबिनेट आप बनता हुआ दिखाई दे रहे हैं? देखिए, हरियाणा जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेट है पूरे हिंदुस्तान में। हम्म। यहाँ के कुछ शहर उन्होंने अपना डंका अमेरिका जैसे मुल्कों में बजाया हुआ है, और यहाँ के लड़के, यहाँ के लोग, यहाँ के सब इंसान इतने जुझारू हैं, मेहनती हैं, ईमानदार हैं, और मैं समझता हूँ कि वो बहुत इंटेलिजेंट भी हैं, क्योंकि इन्होंने कुरुक्षेत्र युद्ध से लेके कई युद्ध देखे हैं, तो ये बड़े इंटेलिजेंट हैं, बड़ी जुडिशियस डिसीजन लेते हैं। अगर इन्होंने भाजपा को इतने अच्छे मार्जिन से जिताया है, तो भाजपा की कुछ खूबियां, कुछ उनका तरीका काम करने का, जैसे क्राइम रेशो में कमी है, लेडीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसमें कमी है, भ्रूण हत्या जो होती थी उसके अंदर कमी है, तो सारी चीजें देखते हुए उन्होंने सोचा, जनता ने सोचा कि क्यों ना ऐसी ही पार्टी को बनाए। अब जब एमएलए ऐसे बनते हैं, क्योंकि मैंने एक चीज देखी है कि भाजपा में भाई भतीजावाद, जातवाद बहुत कम है। यहाँ जो डिजर्विंग है उसी को आगे लाया जाता है, और अब भी मंत्रिमंडल के चयन में मैं समझता हूं कि चाहे कोई डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब तो बन ही गए हैं, और बाकी वहां पर इतने बुद्धिमान हाई कमांड बीजेपी में बैठे हुए हैं कि वो जो स्टेट को जो भी मिनिस्टर्स देंगे वो करप्शन दूर करेंगे, वो अच्छा काम करेंगे, और नेचुरली हरियाणा के एक एक बाशिंदे को पूरी उम्मीद है कि उनके जितने भी अरमान हैं वो बिल्कुल बीजेपी गुरुदेव जी, सरकार उम्मीद तो है पूरी बिल्कुल करेगी। डॉक्टर गुरुदेव जी, लेकिन क्या जातिगत समीकरण का यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा कि जिन जातियों से विधायक चुनकर आ रहे हैं उसी के हिसाब से उनको मेरे मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी? मेरा मेरा ख्याल ये पॉसिबल नहीं होगा। हम्म। जो भी जिसकी क्वालिफिकेशंस हैं, हम्म। क्वालिफिकेशंस के आधार पे ही दिया जाएगा, क्योंकि उनके पास बड़े क्वालिफाइड एमएलए जीत के आए हैं, बहुत अच्छे लोग जीत के आए हैं, तो वो उसी हिसाब से जो जनता का भला कर सकें, जो एक सिस्टम को अच्छी तरह से उसको गति दे सकें। जो स्टेट आप देखिए ना, 1966 में हरियाणा का जो गठन हुआ, वो पंजाब का जो बिल्कुल घटिया एरिया था वो निकाल के उन्होंने हरियाणा की तरफ कर दिया। दूर दूर तक, इवन हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, अंबाला में भी और दूसरी जगह भी, जब आप दिल्ली जाओ रास्ते में कीकर और ये और वो वाइल्ड जितने प्लांट्स थे, अब ऐसी जगह को बदल के उन्होंने धरती पे स्वर्ग बना दिया, और जो पंजाब को सब चीजें मिल गई, और पंजाब के लोगों को कितने गुना ज्यादा जीडीपी हमारे हरियाणा की है, तो इसका अपने आप ही रिजल्ट शो करता है कि यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ भाई के बिल्कुल अब एडमिनिस्ट्रेशन 5 साल के लिए सरकार चलानी बीजेपी को, इसके लिए कैबिनेट का गठन करना होगा, देखना होगा कौन से विधायक है मंत्री पद की शपथ लेंगे। बिल्कुल सोनू राणा जी, देखिए मुझे लगता है कि अभी जो सब कुछ हो रहा है बीजेपी में, ये उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस में होगा, क्योंकि आप लोग तो उम्मीद कर रहे थे कि आप लोग की सरकार बनेगी, लेकिन वो उम्मीद धराशायी हो गई। लेकिन फिर भी आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से अभी यहाँ पर भाजपा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार उसने बनाई है, अब कैबिनेट गठन की तैयारी है, मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय है, नायब सिंह सैनी बनेंगे, लेकिन बाकी चीजों पर अभी यहाँ पर कश्मकश में है, हर कोई कोशिश कर रहा है। लेकिन कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते आप क्या उम्मीद करते हैं, किस तरह से ये कैबिनेट का गठन होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो बधाई है बीजेपी के नेताओं को और पार्टी को
हरियाणा की जनता ने जो आशीर्वाद उनको दिया, कांग्रेस पार्टी के 37 उम्मीदवारों को दिया, तो मैं एक बात समझता हूँ कि अगर अंबाला से जैसे मंत्री हारे हैं हमारे विधायक असीम गोयल जी, तो मैं मानता हूँ कि अगर अंबाला शहर के अंदर भी एक मंत्रालय मिल जाए तो हम तो मानेंगे कि अंबाला के लोगों की अच्छी किस्मत है कि उन्हें मंत्रालय को मिले और उन्नति की तरफ जाए अंबाला दोबारा से। जो पिछले 10 साल पिछड़ा है, अब आने वाला जो समय है कि वो उन्नति पकड़े अंबाला शहर या अंबाला कैंट। ठीक, और बाकी क्या आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इसमें और क्या जातिगत समीकरण को यहाँ पर साधना चाहिए? देखिए, मैं तो इस बात में बीजेपी की तारीफ भी करता हूँ कि जातीय समीकरण पे इन्होंने टिकटें भी बांटी और इनके कैंडिडेट जीते भी। अगर यही चीज कांग्रेस में होती तो शायद आज हम सरकार में बैठे होते। नहीं, लेकिन आप लोग तो जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, आप लोग तो जातिगत जो मुद्दे हैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहे थे। नहीं, वो फोकस किया भी, लेकिन जो हरियाणा की जनता ने जनादेश दिया वो स्वीकार करना पड़ेगा हमारे लीडर। ठीक है, ठीक है, तो आप ये कहना चाहते हैं, ठीक है, फोकस तो आप भी कर रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने बीजेपी को ये मौका दिया कि शायद जाति का जो एक सामंजस्य वो ज्यादा बेहतर यहाँ पर निभा पाएंगे। लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से जो जाति के लोग यहाँ पर ज्यादा जीत कराए उसके हिसाब से संख्या बल यहाँ पर हो, क्योंकि अक्सर कहते हैं राहुल गांधी की जिसकी जितनी संख्या उतनी उसकी उतनी भागीदारी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। और एक चीज ले मान के चलो कि सिर्फ मंत्रालय लेने से बात नहीं बनेगी, कुछ धरती पे धरातल पे अगर काम होंगे तब माना जाएगा। ऐसा तो अंबाला शहर के पास भी मंत्रालय रहा है, लेकिन आप जानते ही हैं कितनी उपलब्धियां अंबाला शहर के अंदर है। क्या कोई बड़ा प्रोजेक्ट अंबाला को 10 साल में मिला? अंबाला शहर हल्का जो है कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 5, वो आज से 10 साल पहले भी वही था और आज 10 साल बाद भी वही है। अब आने वाले 5 साल में क्या हो गए तो ईश्वर ही जानता है या फिर बीजेपी गवर्नमेंट जानती है। ठीक है, मुझे लगता है कि विपक्ष का काम है आलोचना करना, और धीरे धीरे आप लोग आलोचना के मुद्दे जरूर ढूंढेंगे यहाँ पर। लेकिन मनोज गोयल जी, देखिए, क्या वाकई यहाँ पर जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी हिस्सेदारी इस कैबिनेट में दिखाई देगी? और अगर बात करें पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा और इसराना से चुनाव जीते राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पवार, ये दिल्ली में डटे हुए हैं और मंत्री हो या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हो उसकी रेस में शामिल होना चाहते हैं। तो क्या जो दिल्ली जा रहा है उसकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है, या फिर जिस तरह से हम देखते हैं अक्सर चौंकाने वाले फैसले होते हैं वो यहां पर सामने आएंगे? चौंकाने वाले भी आएंगे। मुझे याद है कि जब आज से 10 साल पहले 2014 से पहले हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार थी तो उस समय सिर्फ और सिर्फ जाटों की राजनीति हुआ करती थी। जाट भी हमारे हरियाणा वासी हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक कौम को अगर आगे रख के काम करना, मैं समझता हूँ ये बहुत कांग्रेस का दुर्व्यवहार कह लीजिए। मेरे हिसाब से कि जीटी रोड बेल्ट खाली थी और जो राजनीति के प्रधान बने वो सारे ही उस बेल्ट के बने। और जब से माननीय मनोहर खट्टर जी और उसके बाद नायब सैनी जी ने मुख्यमंत्री की बागडोर संभाली है, मैं समझता हूँ इन्होंने हर बिरादरी के लोगों को अपना प्यार दिया। आपने जाटों का जिक्र किया, 6 जाट उम्मीदवार आपके यहाँ पर जीत कर आए हैं, तो क्या उनको एक बड़ा प्रोफाइल यहाँ पर दिया जाएगा, या फिर जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि सबकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, वो तो होगी वो, लेकिन क्या एक बड़ा पद इनमें से किसी को दिया जाएगा? देखिए, बड़ा पद तो मैं समझता हूँ कि एक डिप्टी सीएम का बड़ा पद जाटों को भी मिलना चाहिए, क्योंकि आज तक अगर मैं कहूँ हुड्डा साहब ने 72 सीटें उनके हिस्से में आई और मैं समझता हूँ 32 से लेकर 35 सीटें उन्होंने उसमें से जाटों को दी। तो मतलब कि जाट की राजनीति उस बेल्ट से चली आ रही है और हरियाणा वासी का 50% हिस्सा जाट ही राजनीति करते हैं। ये जीटी रोड बेल्ट पे 2014 जब से भाजपा सरकार हरियाणा में बनी तब से हमारे हिस्से के अंदर एक कोई एससी का कोई बढ़िया कैटेगरी के लोग आगे बढ़े हैं, जिससे हमारे हरियाणा का विकास भी हुआ। वो सबको दिख भी रहा। जाट आंदोलन का एक बहुत बड़ी आग हमारे हरियाणा में सुलगाने की कोशिश की गई, लेकिन उसको बड़े सुचारू रूप से एक काबू में करना हमारी भाजपा सरकार की काबिलियत में गिना जाता है। डॉक्टर गुरुदेव जी, मनोज गोयल जी कह रहे हैं, वो तो मैं चाहता हूं, वो खुद अपनी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि एक जो डिप्टी सीएम का पद एक जाटों को मिलना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि 6 जाट यहाँ से जीत कर आए। और अगर व्यक्तिगत विचार है, बिल्कुल, मैंने वही कहा कि आपके व्यक्तिगत विचार हैं, व्यक्तिगत विचार है। डॉक्टर गुरुदेव जी, क्या देख पा रहे हैं आप, जो डिप्टी सीएम का पोस्ट है वो
किन जातियों में से उनको मौका दिया जाएगा, क्या आप देख पा रहे हैं? क्योंकि अगर देखें, अगर आंकड़े देखें, 6 जाट यहां से जीत कर आए, 7 ब्राह्मण है, 6 यादव भी है उसमें। देखिए ऐसे है कि हमारे धर्म में जो शास्त्र हैं, चाहे वो रामायण है, चाहे वो गीता जी है, ये हमें हर जगह हर तरीका बताते हैं। ये बात अलग है कि हम उसको फॉलो करें या ना करें। अगर हम उनके लिखे पे जाते हैं, क्योंकि जो जो श्लोक रामायण में लिखा है वो एक एक मंत्र है, महामंत्र है। तो ऐसे ही बाबा तुलसीदास जी ने राजा के बारे में भी लिखा है कि राजा कैसा नहीं होना चाहिए। सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, सोचिए नृपति जो नीति नहीं जाना, जिन्हिन प्रजा तिन प्राण समाना। कि ऐसे आदमी को राजा बनने का हक नहीं जो अपनी प्रजा को जान से भी ऊपर ना समझता हो। तो हमारे पास ऐसे बहुत भगत हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे तो जो भी जीत के आया है, जनता जनार्दन के दिलों से उसने दुआएं ली हैं या वोट लिए हैं, जैसे भी लिया है। तो अब मंत्रीगण भी ऐसे ही आदमी बनने चाहिए या बनेंगे जिनको अपनी प्रजा के दुख में आगे चलने का बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपको क्या लगता है डॉक्टर गुरुदेव जी, आपको क्या लगता है उप मुख्यमंत्री पद कितने हो सकते हैं? क्या एक होंगे, 2 होंगे, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए ऐसे है, मैं एक बहुत छोटे शहर में बहुत छोटा आदमी हूं, और ये वहां दिल्ली में इतनी इतनी बड़ी हस्तियां बैठी हैं। मोदी जी बैठे हैं, अमित शाह जी बैठे हैं, खट्टर साहब बैठे हैं, नड्डा जी बैठे हैं, इतनी इतनी बड़ी हस्तियां जो डिसीजन लेंगे, चाहे वो 2 बनाए डिप्टी सीएम या कोई ना बनाए, जो भी डिसीजन लेंगे हमारे सिर माथे पे होगा। और हमें पता है वो जो भी डिसीजन लेंगे वो हरियाणा स्टेट के बेनिफिट में लेंगे, ये डेफिनेट है। ठीक है, लेकिन सोनू राणा जी, आपको क्या लगता है? देखिए, सीएम नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बन रहे हैं, ये तो तय है, लेकिन उप मुख्यमंत्री पद यहां पर कितने होने चाहिए, कितने हो सकते हैं? अगर कांग्रेस की सरकार बनती तो वो कितने बनाती और किन को ज्यादा मौका देती? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के और विपक्ष के नेता हैं, तो उन्होंने घोषणा की थी कि अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, जिसमें से एक ब्राह्मण, एक बनिया और दलित समाज से और अन्य किसी समाज से वो लिया जाएगा, चाहे उसमें गुजर हो, चाहे उसमें ठाकुर हो, चाहे राजपूत हो, कोई भी हो। तो ये घोषणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की थी। और मैं मानता हूं कि अगर बीजेपी भी अगर ऐसा कुछ करे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर इतनी अच्छे काम किए थे तो 9 मंत्री इनके हारे हैं विधानसभा चुनाव ना। हरियाणा के अंदर जो चुनाव हुआ उसके अंदर इनके 9 मंत्री चुनाव हारे हैं। और कहते हैं कि बनावटी बातों से गुजारा नहीं होएगा, अब कुछ करके दिखाने का समय है कि अब भी सिर्फ कांग्रेस को कोसा जाएगा कि कांग्रेस के दिखाएगा तभी भाजपा की सरकार हरियाणा में आई है। उन लोगों में नहीं फंसी तभी सरकार आज हम समझ सकते हैं कि हरियाणा में भाजपा की बनी है। बिल्कुल सोनू जी, मनोज जी आप ही का सवालों का जवाब दे रहे थे। आप जो उठा रहे थे कि अगर कुछ करके दिखाया, तो कह रहे थे हमने कुछ किया है इसलिए हमारी सरकार है। बहरहाल अब लेकिन सरकार बन चुकी है, लेकिन अब कैबिनेट गठन की बारी है। मनोज गोयल जी, जिस तरह से सोनू जी कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है हम 4 उप मुख्यमंत्री बनाते हैं और जो सभी एक प्रमुख जाति है उनमें से एक होता, तो क्या बीजेपी भी कुछ इस तरह की कुछ रणनीति अपनाने वाली है? कुछ इस तरह का समावेश समीकरण लेकर आएंगी, 4 उप मुख्यमंत्री बनेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो मैं समझता हूँ या जितनी जानकारी मुझे है, मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 मुख्यमंत्री बन सकते हैं हरियाणा के। और मैं समझता हूँ उसके अंदर एक जाट चेहरा हो या कोई दूसरा चेहरा कोई बढ़िया समाज का मिल जाए तो बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन जो लोग दिल्ली में डटे हुए, जैसे मैंने आपको कहा, कृष्णलाल पवार हैं और इस हरियाणा से चुनाव जीते हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं पहले ये, फिर पानीपत ग्रामीण से विधायक महिपाल ढांडा है, जो लोग दिल्ली में डटे हुए हैं, क्या उनकी मनोकामना पूर्ण होगी या फिर जो होना है वो तय होगा? आप दिल्ली चले जाइए या चंडीगढ़ चले जाइए? तो मनोकामना तो हमारे माननीय अनिल विज जी ने भी एक बात बोली थी कि मैं भी मुख्यमंत्री का दावेदार हूँ, और अगर मुख्यमंत्री पद हमारे क्षेत्र में आता है, हमारे हल्के में आ जाता है, तो हम तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानेंगे।
अब भी हमारे में ही है, नारायणगढ़ अम्बाड़ा में ही आता है सोनू जी। लेकिन मनोज जी, वाकई बड़ा सवाल तो है, मुख्यमंत्री दो क्या नहीं बनाए क्या जा सकते, अनिल विज मुख्यमंत्री को, तो बनाए जा सकते हैं। लेकिन अनिल मनोज विज ने जी बड़ा सवाल तो है, जी, क्या अनिल विज को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि जब बिल्कुल नायब दी सिंह को जाएगी। मुख्यमंत्री जिस बनाया तरह गया तब उनको मंत्रिमंडल से हटा दिया गया था। ऐसा है, मैं देखिए एक कई बात बार मानता हूं कि क्या अनिल होता है विज जी कि कुछ हमारे अम्बाड़े निर्णय के किसी सीनियर किसी नेता को हैं और हमने व्यक्ति उनसे विशेष बहुत को कुछ पसंद सीखा है, नहीं आते, या चाहे वो कुछ बीजेपी समय के पार्टी लिए में है। वो ये अगर सोचता है उन्हें कि उनकी मैं जरा सा इम्यूनिटी को पीछे हट देखते गया। हैं तो मुख्यमंत्री जबकि के अनिल विज प्रबल जी हमारे दावेदार वो 7 बार के 7वीं बार जीते हैं। विधायक रहे हैं, और इस बार उन्हें मैं समझता हूँ पिछली बार भी जिस तरह उनके पास मंत्रालय थे, इस बार भी उन्हें मैं समझता हूँ कि उन्हें उप मुख्यमंत्री से भी के पद से भी नवाजा जा सकता है। डॉक्टर गुरुदेव जी, क्या आपको लगता है इस बार कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं अनिल विज? क्योंकि जब नायब सैनी को बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई, बिल्कुल मुख्यमंत्री बने, बिल्कुल ठीक, उनको हटा दिया गया था बिल्कुल मंत्रिमंडल ठीक से। है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म उन जैसा सच्चा, ईमानदार, मेहनती, जुझारू नेता बहुत कम है। हम्म मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस से कि चंडीगढ़ की कोठियों के लिए जो मंत्री हैं वो भागते हैं कि हमें ये वाला 7 सेक्टर में दो, हमें 2 सेक्टर में दो, जबकि विज साहब को सबसे अच्छी जगह खट्टर साहब ने प्रोवाइड कर सकते थे, और उन्होंने अपने अंबाला में, अपने घर में उन्होंने सोचा कि मैं यहीं से जनता से मिलूंगा। मेरा ख्याल शायद वही रीजन है कि जनता ने भी उनको उसी चीज पे, उसी दोनों हाथों नहीं, से लेकिन वो उनको ये भी देख कह लिया है। सकते थे कि मैं भी मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल हूं मैं। तो अब मुख्यमंत्री तो तय है यहाँ पर, तो क्या नहीं, कुछ देखिए कुछ उसमें टकरावट उन्होंने नहीं हो सकती उसमें यहाँ पर? क्योंकि देखिए, क्या उसमें एक बड़ी उन्होंने प्रोफाइल दी एक जाएगी, अगर बड़ी प्रोफाइल दी जाती है यहाँ पर, तो एक टकराहट है वो शायद सामने आ सकती है, या फिर एक बार फिर से नहीं उनको मंत्रिमंडल से अलग रखा जाएगा। नहीं, मंत्रिमंडल से तो शायद उनको अलग नहीं रखा जाएगा, हम्म जैसे साहब ने कहा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर The वगैरह। person you are speaking बाकी with जो has put your सीएम है call on वो hold. ऑलरेडी Please डिसाइड stay हो गया। on the उन्होंने तो सिर्फ ये कहा था कि अगर हम्म हाईकमांड चाहेगी, हम्म उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं सीएम बनना चाहता हूं, उन्होंने ये कहा कि अगर हाईकमांड चाहेगी, जैसे मैंने पहले अर्ज किया है हम्म कि वो बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं, इसीलिए वो ऊपर है। जो आदमी बिल्कुल, जिसके उन्हीं अंदर उन्हीं की जितना ब्रेन है, इंटेलिजेंसी का हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर क्या हो सकता है और किनको यहाँ पर मौका मिल सकता है, क्योंकि जनता भी जानना चाहेगी कि क्या होगा देश हरियाणा में में। एक आदिवासी महिला को हम्म। उन्होंने राष्ट्रपति बना दिया, तो उनके अंदर कितनी बड़ी सोच है। एक पूरे दुनिया में उन्होंने एक भारत का नक्शा ऐसे बदल दिया कि 2 जगह युद्ध हो रहे हैं, दोनों जगह ही हिंदुस्तान को वो अपना हितैषी मान रहे हैं। दोनों पार्टी है, दोनों जगह पे। वो भी कहता है कि हिंदुस्तान मेरी मदद करेगा, वो भी कहता है हिंदुस्तान ये काम खत्म कराएगा। तो कितनी बड़ी चीज। अब उनको हम सजेस्ट करें कि उसको ये बना दो, उसको बिल्कुल, वो लेकिन बना हम दो, चर्चा तो कहाँ कर सकते हैं। देखिए डॉक्टर गुरुदेव जी, चर्चा जो तो होगा कर ही वो रहे तो हैं। केंद्रीय नेतृत्व देखिए, तय चर्चा करेगा, तो हम लेकिन हम कर ही चर्चा रहे कर हैं। सकते हैं। और हम चर्चा चर्चा वही तो कर हम रहे कर थे, ही रहे हैं। लेकिन इस चर्चा में निकलकर सामने आया कि देखना होगा, मनोज गोयल जी कह रहे हैं कि हम चाहते हैं शायद कि कोई उप मुख्यमंत्री है वो जाट समुदाय से बने, या अनिल विज को उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये भी देखना होगा कि कितने उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुख्यमंत्री तो तय है, बाकी मंत्री कितने बनेंगे, किसको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो देखने वाली बात होगी। और 15 अक्टूबर तक शायद शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जैसे नरेंद्र मोदी अपनी विदेश यात्रा से भारत आएंगे, उसके बाद फिर शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज गोयल जी, सोनू राणा जी, डॉक्टर गुरुदेव दत्त छिब्बर जी, शुक्रिया। हमारी खास चर्चा में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।